नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खम्बाड़ी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज। और बहुत 5 बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स आई हैं। एक एक करके रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। सबसे पहले बॉर्डर पर, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पर कंबोडिया का दूसरी बार सिटीजन पकड़ा गया है। ये हो क्या रहा है? पहले हमने देखा कि खालिस्तानी सीआईए एजेंट नेपाल बॉर्डर पे, अगर मैं रिवर्स इंजीनियरिंग में जाऊँ, उससे पहले जॉर्डन ब्राउन, देन वैन डाइक, और अब ये। और कंबोडिया का दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड टाइम ही हैज़ बीन कॉट, सेकेंड सिटीजन हु हैज़ बीन कॉट। यूक्रेनियंस पकड़े गए हैं। ये सिचुएशन ऐसा लगता है कि काफ़ी तेज़ी से बदल रही है हमारी बॉर्डर्स एरियाज पे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम आपके ऑडियंस को और पूरी भारत की जनता को। जी। से ये कंबोडिया का नेशनल जो पकड़ा गया उसको लेके काफ़ी बातें सुनने में आ रही हैं। आपने एक एंगल ड्रग का बताया था, ड्रग ट्रेड है, बट क्या एग्जैक्टली ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे कंबोडिया से आके यहाँ पर? देखिए जी। देखिए कुछ चीज़ों का जन्मों जन्मों का रिश्ता और नाता होता है। क्राइम, ड्रग पेडलिंग, नारकोटिक्स, इसी से संबंधित नारकोटिक्स स्मगलिंग वगैरह, क्राइम नेटवर्क्स। ये सबसे पहले अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाएं तो मैक्सिको वगैरह में ये सब चीज़ें, मैक्सिको और साउथ अमेरिका के जो रीजन्स हैं वहाँ पर हुआ करती थी, निकारागुआ और इस तरह के कई देश थे। तो उनको एक गढ़ माना जाता था और वहाँ से जो आतंक होता था वो आयरलैंड वगैरह ऐसी जगहों पर लोग, इनका कनेक्शन था। इसके साथ जुड़ा होता है इलीगल आर्म्स ट्रेड का, क्योंकि आर्म्स खरीदने के लिए उनको पैसा चाहिए, पैसा उनको मिलता है ड्रग्स से। आर्म्स खरीदने के बाद लोगों को चाहिए कि वहाँ पे ट्रेनिंग ट्रूनिंग कराने के लिए भी कुछ पैसे की मदद चाहिए, उसके लिए भी ड्रग्स और क्राइम नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें ये बताया था कि ये जो नेटवर्क होता है ये खाली अकेला टेरर नेटवर्क नहीं होता है। ये नेटवर्क होता है स्टेट एक्टर्स मान लीजिए पाकिस्तान, स्टेट एक्टर्स मान लीजिए चाइना। अब चाइना और पाकिस्तान इस समय एक हो गए हैं, मतलब बिल्कुल आप चाइना अलग से कुछ कर रहा है, ये बिल्कुल ही ये भ्रम में मत रहे हमारा देश कि चाइना कोई अपने आप कुछ कर रहा है। चाइना और पाकिस्तान मिल करके भारत को टारगेट कर रहे हैं और इसमें दोनों का फायदा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जो नेटवर्क होते हैं और इनसे लोग जो जुड़े होते हैं, इनको अपने एक एक नेटवर्क बनाते हैं, उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके तहत ये लोग हमारे देश के अंदर गड़बड़ी करने के लिए ऐसे एलिमेंट्स को भेजते हैं जो हमारे देश के भीतर हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये जो रीजन है धीरे धीरे एक रिलीजियस टोन भी लेते जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पूरा मिजोरम जो है इस समय एक क्रिश्चियन मिशनरी से भरा हुआ है। नागालैंड के अंदर भी इसी तरह की कुछ कवायद चल रही है। अरुणाचल के कुछ हिस्सों में भी इस तरह का एक प्रयास चल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कई सारी चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान के थ्रू जो है इस्लामिक नेटवर्क जो है हमारे वेस्ट बंगाल और असम के बॉर्डर्स पे उनकी मूवमेंट या उनकी हरकत देखी जाती है। सिलीगुड़ी वाला जो इलाका है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, खास तौर से जो नेपाल के थ्रू आते हैं और बांग्लादेश के थ्रू आते हैं। उनका एक गढ़ है वहाँ पर जहाँ से झारखंड में हथियार सप्लाई होते हैं, जहाँ से राइट अप टू जो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वहां तक हथियार जाते हैं। इन सब को बढ़ावा देने में कौन है? हमारे दो ही हमारे दुश्मन हैं। एक तो हमारे नॉर्दर्न फ्रंट पे चाइना है और दूसरे फ्रंट पे पाकिस्तान है। आपको ये भी याद होगा कि मुनीर ने ये बोला है कि अगला जो भारत के ऊपर हमला होगा वो ईस्ट से होगा, यानी कि बांग्लादेश के थ्रू होगा। अब ऐसे मिलिटेंट का पकड़ा जाना या ऐसे आदमी का पकड़, मिलिटेंट तो नहीं मैं बोलूंगा, ऐसे आदमी का पकड़ा जाना जो कंबोडिया का है, ये गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं। गोल्डन ट्रायंगल क्या है? म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया हो गया, ये सारा जो रीजन है, जब से तालिबान गवर्नमेंट आई है
अफगानिस्तान में वो गोल्डन क्रेसेंट सबसे बड़ा ड्रग का मार्केट था। अब वो पूरा का पूरा शिफ्ट होके कहाँ आ गया है, म्यांमार में आ गया, कंबोडिया, थाईलैंड और यूनान जो है चाइना में है, जहाँ पे इलीगल हथियार मिलते हैं। ये सारा एक नेक्सस वहाँ बनता जा रहा है। म्यांमार में कोई कंट्रोल किसके पास है किसी को पता ही नहीं है। आर्म कुछ इलाके आर्मी कंट्रोल करती है, कुछ इलाके जो थ्री ब्रदरहुड के मिलिटेंट्स करते हैं, जो कि चाइना के साथ मिले हुए हैं। तो ये सारा का सारा जो ये नेक्सस है, इसमें आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, वो मिलेंगे जो ट्रेनिंग दे रहे हैं भारत के खिलाफ उन तत्वों को इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन खराब करने के लिए। तो आपने देखा ये यूक्रेन के लोग आए थे, वैन डाइक की बात करी आपने। ये सारा एक एक बहुत ही लंबा चौड़ा प्लान्ड एक्टिविटी चल रही है, जिसमें हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो धीरे धीरे इनकी खोज कर रहे हैं। कुछ इंटेलिजेंस मिलती है, उससे उनको पकड़ा जाता है। लोकल सपोर्ट इनको काफ़ी मिल जाता है, बिकॉज़ मैंने जो बोला ना, रिलीजियस एंगल भी इसमें आता है। तो अब कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, वो तो क्या बोलते हैं, और जब तहकीकात होगी उससे पता चलेगा। बट इतना ज़रूर है कि ये सिचुएशन काफ़ी नाज़ुक है नॉर्थ ईस्ट में, और उसके ऊपर भारतीय जो एजेंसीज़ हैं वो काफ़ी पैनी नज़र रख रहे हैं। जी। जी। सर सेकंड आया है जो आपने लिखा हुआ है, जो आपने एक इंटरव्यू भी दिया है ऑफ इंडिया को, जहाँ पे आप बता रहे हैं किस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत के मैटर्स में इंटरफेयर करने की कोशिश करी है, भारत और इसराइल के मैटर्स पे। जी। देखिए, भारत और इज़राइल का जो रिश्ता है ना, काफ़ी पुराना रिश्ता है। शुरू-शुरू में ये उतना जग के सामने, दुनिया के सामने नहीं आया। बाद में अब दुनिया के सामने आ रहा है, क्योंकि कई सारे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि ITU-2 हो गया, और भी डायरेक्ट इज़राइल के साथ हमारे करार चल रहे हैं, जो कि ओपन में हैं और सबको पता है कि ये हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस समय क्यों इसको सेलेक्ट किया है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि ये स्टोरी इस समय क्यों निकाली है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये रिपोर्ट अभी क्यों निकाली है? इसके बहुत गहरे कारण हैं। सबसे पहला तो वो कुदरती कई कई सालों या हिस्टोरिकली भारत के अगेंस्ट है। JNK में कुछ हो रहा है, वो रिपोर्ट निकालेंगे हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। तो ये वन साइडेड रिपोर्ट निकालते हैं। इसी तरह से रेड कॉरिडोर में कुछ हो रहा है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भूल जाते हैं, खाली जो है वो ऐसी कहानी निकालते हैं, कुछ मनगढ़ंत, कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिसकी वजह से ये जो वन साइडेड रिपोर्ट निकालते हैं। लेकिन ये वन साइडेड रिपोर्ट बिल्कुल टाइम करके निकालते हैं। अगर आप देखें दुनिया का जो शेयर है, जो लोग वेपन हथियार भेजते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा 42% जो है वो अमेरिका करता है, 11% फ्रांस करता है, 11% रूस करता है, और उसके बाद 5.6% जो है वो जर्मनी करता है। भारत का तो कहीं नामो निशान नहीं है, 0.1% है भारत का शेयर, और भारत को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इजराइल के अंदर वो हथियार दे रहा है। पहली बात, तो इससे क्या वो करना चाहते हैं कि भारत को एक बैकफुट पे लाना चाहते हैं। क्यों लाना चाहते हैं, उसका भी कारण है। सबसे जरूरी कारण जो है, FCRA बिल आ रही है, और ये जो FCRA बिल जो है वो किसको टारगेट करेगी? सारे एनजीओs को। एमनेस्टी इंटरनेशनल भी एनजीओ है। अब ये जो एनजीओs जिनको मार पड़ेगी जब FCRA की बिल पार्लियामेंट में पास हो जाएगी, तब इनको फंडिंग आनी बंद हो जाएगी। तो अब ये नया प्रेशर लगा रहे हैं भारत के ऊपर, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट निकाल करके, कि भाई भारत आप समझ जाइए, नहीं तो हम एक नया क्या बोलते हैं आंदोलन शुरू करेंगे, जिससे कि आपको FCRA की बिल भी वापस लेनी पड़ेगी, जिस तरह से आप लोगों ने अभी अभी देखा कि जेनजी का पावर एटसेट्रा। तो इस तरह की चीजें ये करने की अब कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का कुछ मुहिम मुझे लगता है। दूसरा चीज क्या है, भारत पहले जो था खाली हथियार खरीदता था, अब भारत जो है हथियार बेचने लग गया है।
भारत अपनी इंटरेस्ट पहले देखेगा, बाद में किसी और के इंटरेस्ट देखेगा। भारत को अपने जो हथियार हैं उनको बेचना है। भारत अपने हथियार, जैसे कि हमारी एमईए ने भी स्टेटमेंट दी है कि हम इंटरनेशनल कानून के तहत ही अपने हथियार बेचते हैं, एंड यूज पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और इतना मैं बता दूं कि कोई भी हथियार खरीदता है तो अपनी सिक्योरिटी के लिए खरीदता है। अरे भाई, हथियार का मार्केट बना क्यों है? रक्षा के लिए ही बना है ना। तो वही खरीदेगा ना जिसको कि सिक्योरिटी थ्रेट है, चाहे वो आर्मेनिया हो, चाहे वो, भारत ने तो आर्मेनिया को भी दिया है, उधर क्यों नहीं वो कर रहे हैं? भारत ने जिसको जरूरत पड़ी है उसकी सिक्योरिटी के लिए, जो हमारे पास काबिलियत है उसके हिसाब से हमने हथियार बेचा है। हथियार भी नहीं, हमने तो कंपोनेंट्स भेजे हैं, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के कुछ कंपोनेंट्स, मतलब इस तरह की चीजें भेजी हैं जो कि कानून के दायरे में, इंटरनेशनल कानून के दायरे में रहते हुए हम उसको निर्यात कर सकते हैं। अब ब्रह्मोस हो चाहे कोई भी हथियार हो, हमने सबको उसी उसी कानून के तहत दिया हुआ है। तो इनको लगता है कि यार अब भारत तो एक्सपोर्टिंग नेशन बन गया, ये कल का कॉलोनाइज्ड कंट्री जो कि हमारे क्या बोलते हैं गुलाम हुआ करते थे 200 साल से, अब इनकी एक बहुत अपने आप में एक पहुंच बन गई है, एक एक अपने आप में एक एक मैं कहूंगा एस्टेब्लिश्ड पावर हो गए हैं ये लोग, कि अब अपनी बात खुद करते हैं। दूसरा तीसरा रीजन क्या है, क्यों भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है? पिछले साल भारत ने 23,000 करोड़ के ऊपर का एक्सपोर्ट किया था हथियार, और इस साल 25-26 में 34 से 36 हजार 34 करोड़ का निर्यात किया है। अब ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट चल रहा है, और हमारा टारगेट है 1.8 लाख करोड़ तक का हम हथियार निर्यात करेंगे। तभी तो हमारा जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस तो कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट तभी कम होगा। अगर खाली हम इंपोर्ट ही करते रहेंगे तो पैसा तो हमारा बाहर जा रहा है, अब पैसा हमारा हमारे को अंदर भी मिल रहा है। तो ये भी एक इनको पसंद नहीं आ रहा है कि यार ये भारत जो कल तक हमारा कॉलोनी हुआ करता था, आज तो ये हमारे ही लोगों को हथियार बेच रहा है। आपको मैं बताऊं, भारत कल्याणी सिस्टम जो भारत फोर्ज की एक कंपनी है, इसी तरह से टाटा सिस्टम्स है, इसी तरह से एलएनटी है, आज ये यूरोप और कई देशों में अपने हथियार बेच रहे हैं। तो बोलते हैं ना, शिकारी शिकार हो रहा है। अब शिकारी जब शिकार हो रहा है तो तड़पता है, तो वही तड़प यहाँ पर इन लोगों को दिख रही है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को अच्छा नहीं लग रहा। 99% जो है हथियार इसराइल को कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा अमेरिका दे रहा है सर जी। है सर 99%। उसको तो एमनेस्टी इंटरनेशनल में डाला नहीं आपने, उसको तो नहीं रिपोर्ट में डाला नहीं। सर, वो उनके माई बाप है, उनके बारे में कैसे बोल सकते हैं? वो तो बोलेंगे ना पैसा टॉमी शू, तो वो टॉमी शू पैसा दे रहे हैं, नहीं, हाँ पैसा दे कार्डिनो। रहे हैं, पैसा दे रहे हैं जी एमनेस्टी इंटरनेशनल को। भाई रिपोर्ट निकालो इस तरह की, छोटे छोटे देशों को तंग करो। और लास्ट रीजन क्यों हम लोगों के खिलाफ हो जाना चाहते हैं, कि ग्लोबल साउथ को एक मौका मिल रहा है सस्ते हथियार खरीदने का। क्योंकि अगर ब्रह्मोस जैसा हथियार ये वेस्ट से खरीदेंगे वो 4 गुना कीमत का होगा। तो आप देखिए F-35 अगर कोई खरीदता है तो इट इज $110 मिलियन। वही चाइना जो J-10 बेच रहा है वो 17 मिलियन डॉलर का है। सो ये जो कहानी है ना, कि अब इनको अच्छी नहीं लग रही है, भाई सडनली क्या हो रहा है। ग्लोबल साउथ के नए नए मास्टर आ रहे हैं या नए नए सपोर्टर्स आ रहे हैं, भारत भी उनमें से एक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो ये रिपोर्ट निकाली है, भारत को टारगेट करते हुए निकाली है, कि उनको लगता है कि भारत अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो फिर ये हमको डिक्टेट करना शुरू कर देगा, बनिस्बत इसके कि हम इनको अपने पैरों तले दबा के रखें। कॉमनवेल्थ एग्जैक्टली। गेम में चौथे स्थान पे आ गए हैं कुछ दिनों में, और इसी तरह से चलता रहा तो दूसरे तीसरे स्थान पर हम आ जाएंगे। सर आपने एक और न्यूज़ शेयर की थी मेरे साथ कि पाकिस्तान इज डिप्लॉइंग सम हाई कैलिबर वेपन्स ऑन द बॉर्डर एरियाज। कौन से वेपन्स है सर ये? देखिए, ये एक SS-15 करके एक गन होती है, आर्टिलरी गन होती है, ये मोबाइल होती है, 5 से 6 टन, 4 से 6 टन के बीच में इसका वेट है। इसकी रेंज जो है 25 से लेकर के 53 किलोमीटर तक की है, अलग अलग एम्यूनिशन के हिसाब से। कोई अगर एम्यूनिशन
एक टाइप का है वो थोड़ा कम डिस्टेंस जाता है, दूसरे टाइप का दूसरे दूसरे थोड़ा और दूर तक जाता है, और जो रॉकेट असिस्टेड प्रोपेल जो एम्यूनिशन है वो करीबन 53 किलोमीटर तक जाता है। ये काफी हल्का होने की वजह से काफी जल्दी मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे। चाइनीज सिस्टम है, और इसकी जो डिप्लॉयमेंट है थोड़ा सस्ता है। इसकी जो डिप्लॉयमेंट है वो उन्होंने हमारे बॉर्डर पे करी है, यानी कि उनके पूर्वी बॉर्डर, हमारा पश्चिमी बॉर्डर पे इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है। तो इससे हमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब उनके जो आर्टिलरी के जो नॉर्मल डिप्लॉयमेंट होती है उसके सिस्टम से उनका प्रोक्योरमेंट है। भारत इसका जो इक्विवेलेंट है जो हमारे मैकेनाइज्ड फोर्सेस वगैरह यूज करते हैं वो है K9 वज्रा। K9 वज्रा जो है वो साउथ कोरियन इक्विपमेंट था, उसका बाद में हम लोगों ने TOT वगैरह लिया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी लिया है। अब L&T और भारत फोर्ज भी इसमें इस कोशिश करेंगी बनाने की, और हमने इसके और ऑर्डर्स दे दिए हैं साउथ कोरिया को। सो अब हमारे पास काफी कुछ ये K9 वज्रास भी आ जाएंगी, जो कि अब ये ध्यान से सुनिए, जो कि एक टैंक के बराबर के प्रोटेक्शन रखते हैं। वो जो है क्या बोलते हैं उनको, अगर एक गोला लग गया तो चिथड़े हो जाएंगे उनके SH-15 के। लेकिन इसका जो वेट है 45-46 टन, यानी कि जो एक आर्मर्ड टैंक होता है उसके बराबर इनका, तो ये खुद में कई मार सहने की इनमें ताकत होती है अगर दुश्मन के ऊपर हमला वगैरह करता है। इसलिए इनकी सर्वाइवबिलिटी बेटर है, ये जल्दी सर्वाइव, ज्यादा देर तक सर्वाइव करेंगे सिस्टम में। एक सिस्टम उनके 4 सिस्टम के बराबर आप समझ लीजिए, इतना इसकी घातक क्षमता है। इसकी जो मैक्सिमम रेंज है 56 किलोमीटर है, 56 किलोमीटर है। तो इसलिए भारत की जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक खबर आई है बताने के लिए लोगों को कि देखो भाई पाकिस्तान ने भी अब अपना तैयारी कर ली, तो करने दीजिए उसको तैयारी। वो बहुत जितना प्रैक्टिकल। हाँ, जितना अपना मुंह खोलेगा उतना, और उसके खिलाफ जो तैयारी है उसी हिसाब से बढ़ेगी हमारी। लेकिन इसके बारे में हम बहुत पहले से, K9 वज्रा आज का सिस्टम नहीं है। हमने 10 साल, 6-7 साल हो गए हमने, या 8-9 साल हो गए जब हमने K9 वज्रा अपने अपने देश में लाना शुरू किया। और अब जो है क्या बोलते हैं, इसके और ऑर्डर्स आने शुरू, और ऑर्डर्स देने लग गए हैं। हम लोग फुल तैयारी में हैं। क्या बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जो है या बंद नहीं हुआ है, वो चल रहा है। तो ये लोग भी अपना चला रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम किसी तरह से इनको क्या बोलते हैं बैकफुट पे रखे, भारत को बैकफुट पे रखे। भारत बैकफुट पे आने वाला नहीं है, पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। चाइना के साथ भी हमारी स्ट्रेटजी है, एक एसिमेट्रिक पावर वाली जो स्ट्रेटजी होती है, जैसे ईरान अमेरिका के साथ कर रहा है। चाइना और भारत के बीच में भी एक बहुत बड़ा ज्योग्राफी है जिसको कि हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है हिमालय। वहाँ जी। हरमुज है तो यहाँ ह से हिमालय है। तो भारत भारत भी जानता है कि हम कैसे चाइना के साथ लड़ाई करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि चाइना के साथ, सॉरी, भारत ने दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री में अभी तक कोई भी लड़ाई नहीं हारी है 1962 को छोड़ के, क्योंकि 1962 में हमने पॉलिसी ही बदल रखी थी कि हमें लगता था कि पंचशील और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वो गलत जी। प्रूव हुआ 62 में, और उसके बाद से देखिए चाइना को 4 बार हमने ठोका है। और चाइना भी जानता है कि भाई वो छोटे छोटे टुकड़े लेने की कोशिश करता है ना, जैसे वो चूहे नहीं कुतरते हैं, उस तरह की कोशिश करता है। जिस दिन भारत सलामी डिसाइड करता है उस दिन उनको चूहे चूहे को जैसे रगड़ दिया जाता है उस तरह से रगड़ देंगे। हमारी तरीके अलग हैं, हमें पता है कि हम उनके बराबर नहीं है कुछ क्षेत्रों में। लेकिन जो हमारा जो मैन पावर, हमारा जो ह्यूमन कैपिटल है, हमारा जो आदमी का जो जोश है, अब वो रोबोट से लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब इन्होंने वीडियो निकालना शुरू किया है कि अब वो रोबोट्स आगे भेजेंगे और फिर पीछे आदमी आएंगे। इतने तो डर गए हैं। जो देश इतना डर रहा है कि पहले रोबो जाएगा और फिर लड़ाई करेगा, तो रोबो हम भी बना लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे साइंटिस्ट भी अच्छे अच्छे हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन एक बेसिक उनको बंदे नहीं मिल रहे हैं। अब आपको ये भी बता दूं कि 2075 तक
इनकी जो पॉपुलेशन है 800 मिलियन रह जाएगी। तो बस कहाँ 1.45 बिलियन थे, अब इंडियाज 800 900 मिलियन पे आके रुक जाएंगे ये, और 2100 तक ये लोग 700 मिलियन पे आ जाएंगे। तो इनके बंदे तो खत्म हो रहे हैं, एन एजिंग लड़ाई पॉपुलेशन। करने वाले। देश बहुत बड़ा है, इनको इतना डर है कि अभी तक तिब्बत और सिंजियांग में, तिब्बतन्स और सिंजियांग वालों को वो एक्लमेटाइज्ड हैं, उस इलाके में फिट है एकदम, लेकिन उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। तो इसलिए अपने हान चाइनीज भेजते हैं वहां, यानी कि प्लेन से, और वो वहां आने के लिए नहीं तैयार है। तो कई सारी इनके भी कमजोरियां हैं जो हम लोग धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। इकोनॉमी उनकी बिल्कुल तितर बितर हो रखी है, 30% मार्केट उनका डाउन है। 9 ट्रिलियन लोकल, 9 ट्रिलियन यानी कि उनकी आधी जीडीपी जो है लोकल गवर्नमेंट की डेट है, उधारी है। तो दिखने में 18 ट्रिलियन बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में है 7-8 ट्रिलियन के बराबर ही है उनका जो इकोनॉमी इस समय चल रही है। तो भारत इन सब चीज़ों को नज़दीकी क्लोजली वॉच कर रहा है, और मुझे नहीं लगता कि चाइना इसके ऊपर कुछ ज़्यादा हमको थ्रेटन कर सकता है, वो भी रियलाइज कर रहा है। इसीलिए तो पाकिस्तान के थ्रू काम करवा रहा है। वो चाहता है कि बिना लड़ाई लड़े ही हम अपना काम पूरा कर लें। हम भी इसके गेम को समझ रहे हैं, हमें भी इसका गेम समझ में आ रहा है। जी सर, हाँ जी। पाकिस्तान की क्योंकि बात हुई, कल लश्कर तैयबा वालों ने बड़ा रो रो के बखान किया है। देखो हमारे 30 लोगों को अननोन गनमैन ने मार दिया है। लश्कर नहीं तैयबा नहीं के नहीं, रिजवान। उन्होंने अननोन गनमैन नहीं बोला, भारत ने मार दिया है बोला है। जो अच्छा ओ, स्टेटमेंट है कि भारत ने मार दिया है, भारत की एजेंसियों ने मारा है। अच्छा ओके। ये जैसे पाकिस्तान स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ, अफगानिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में भारत का हाथ। अफगानिस्तान को सपोर्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। पीओजेके में कौन सपोर्ट कर रहा है? भारत कर रहा है। तो आतंकियों ने भी अब वही क्या बोलते हैं जो धुन लगानी शुरू कर दी है कि हमारे 30 गनमैन को किसने मारा? भारत ने मारा। तो ये कहानी तो अपने आप को ये दुनिया अपने पाकिस्तान के पब्लिक को सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत कहाँ इन सब चीजों में फंसा है भाई? भारत तो अपनी खुद का ग्रोथ कर रहा है, खुद के अपने इकोनॉमिक जो संकट है उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया से ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश कर रहा है। तुम लोग हो जो दुनिया से लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो तुम्हारा ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान के, सॉरी, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ऑफिशियली बोल दिया है कि भाई हम पाकिस्तान से अब ये जो वार्ता हो रही है ईरान और यूएस के बीच में, अब उस पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। अब वो खाली सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के साथ मिलकर के बातचीत कर रहे हैं इस लड़ाई को सीज फायर के अंजाम तक लाने के लिए। तो पाकिस्तान को, जैसे पता है आपको, अमेरिका किसी को यूज करता है और मक्खी की तरह निकाल के फेंक देता है। तो उनको समझना चाहिए कि भैया खुद अपनी मदद करो, तब जाके तुम्हारी मदद होगी, दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये हमारे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बार बार ये लोग बोल रहे हैं भारत ने किया, भारत ने किया। उनके आतंकी भी बोल रहे हैं। 15 अगस्त नजदीक आ रहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, और मैं कई बार बोल चुका हूँ दूसरों के चैनल पे भी, 15 अगस्त आ रहा है। पहले मैंने पहलगाम के पहले बोला था, 1 महीना पहले। 15 अगस्त आ रहा है। वी हैव टू बी केयरफुल, हमारे एजेंसीज को केयरफुल रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। नहीं तो वी मे फेस अनदर। हमें ये लैक्स नहीं रहना है, ये ढीला नहीं रहना है कि भाई अब कुछ नहीं होगा, हम तो बहुत अच्छे हैं, वो वाली जो स्टेट है ना, वो नहीं लानी है। लेजीपन नहीं लाना है अपने इंटेलिजेंस एजेंसीज को। दे हैव टू बी इनफैक्ट वर्किंग ओवर टाइम टू इंश्योर कि 15 अगस्त तक कुछ ऐसी वैसी हरकत, या 15 अगस्त के बाद भी हो सकती है। कई बार ऑपरेशन डिले भी हो जाता है इन टेररिस्टों का, कहीं फंस गए, रुक गए, बोलते चलो भाई थोड़ा 15 अगस्त के बाद ही कर देंगे, तब ये सुरक्षा एजेंसी और ढीली हो जाएंगी। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये लोग देखते रहते हैं। कोई प्लान बनाया है, प्लान में कोई बदली हो गया, वहां पे सुरक्षा कड़ी हो गई, वो दूसरी जगह चले जाएंगे। तो इस समय हमारे को, देश को, अपनी सुरक्षा एजेंसीज को और टेक्निकल इंटेलिजेंस को एकदम 100% एक्टिव रखना पड़ेगा, तभी जा करके हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो कि जी हमको ध्यान में रखनी है। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है,
प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू, जय हिंद आपको और आपके ऑडियंस।